चलिए तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे। गोलू बता, जब यहाँ पर स्पेशल कंडीशन बनेगी तो फॉर्मूला क्या होगा? वी एवरेज बोल। V1 V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ यहाँ दो का सैंपल लिया था अपन ने। अब बता, 2V1 V2 हाँ बाई V1 प्लस V2। तीन हो जाए तो तीन वाला भी बता दे। 3 लगा दूं, 3V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, V1 V2 प्लस V2 V1। अरे बोल ना, V2 V3 प्लस V3 V1। सही है। ऊपर V3 भी आएगा ना नमूने। कद्दू बोला था, हाँ तो कर रहा है, हाँ यही है। फिर कहां बोला था? मुंह से ही बोलना होता है बस। बड़े आगे सवाल मैंने बोला था इनको ट्राई कीजिएगा, तो आपने क्या किया है बताइए। ले वो देख, कॉपी कहां गई तुम्हारी? तूने मेरे को दे रहा था ना एक, कब भाग गया वो? खाई से होश ही नहीं है उसको, बैठी है बस। थोड़ा जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताते जाओ। जो काम जिसमें टाइम नहीं लगना चाहिए अब उसमें 5-5 मिनट में फ्री कर दो सबका। पहले वाले क्वेश्चन में आंसर 3.75, 15/4 कुछ ऐसा। जैसे अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि व्हीकल है और वो 4 किलोमीटर चलता है 3 की स्पीड से, और दोबारा फिर अलग 4 किलोमीटर चलता है 5 की स्पीड से, यानी दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। और यहां पर V1 अपने को दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, V2 अपने को दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। इक्वल डिस्टेंसेस, अलग अलग वेलोसिटी, एवरेज फॉर्मूला गोलू को भी याद है तो सबको याद हो ही गया होगा। 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहां पर वैल्यूज रख दीजिए, नीचे दोनों को ऐड करके 8 हो जाएगा, ये 4 बार कटेगा, 15/4 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ दूसरे पे। जल्दी भाई, दूसरा। दूसरे में अपने से कहा जा रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है पार्टिकल कि जितना भी है उसका फर्स्ट 1/3, बोले तो D/3 हम चल रहे हैं V1 से, और रिमेनिंग रिमेनिंग अपने आप यहां पर अपने को नजर आएगा 2D/3, ये चल रहे हैं V2 से। तो ये अपने पास D1 हो गया, ये D2 हो गया, और ये V1 V2 हो गए। और अपने को पूरे इंटरवल के लिए एवरेज बताना है। एवरेज का फॉर्मूला अपने पास है D1 प्लस D2 अपॉन D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2।
इसको सॉल्व करो तुरंत, D1 D2 की वैल्यूज रख डालो और सॉल्व कर लो। तो मैं रख देता हूं D1 प्लस D2, जैसे ही अपन करेंगे D हो जाएगा ऊपर, नीचे D1 की जगह D बाय 3V1 और यहां D2 की जगह 2D बाय 3V2। D पूरा कॉमन लेके उड़ा दो तो ऊपर बचेगा 1, D उड़ चुका है तो यहां पर नीचे बचेगा 1/3 और ब्रैकेट में बचेगा 1/V1 प्लस 2/V2। नीचे एलसीएम ले लो, V1 V2, ये V1 V2 पलटा दो ऊपर, 3V1 V2 अपॉन नीचे हो जाएगा अपने पास V2 प्लस 2V1। तीसरे वाले में आंसर 4V/3 सिंपल। यहां पर हाफ डिस्टेंस और दूसरी रिमेनिंग भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक हाफ ही हो जाएगी, यानी दोनों D/2 की ये बात कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है ओवरऑल। और V एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल डिस्टेंसेस में 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहां पर V1 कितना बोला हुआ है V, और V2 कितना बोला हुआ है 2V, नीचे कितना हो जाएगा जुड़कर 3V, और V से V उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4V/3। चलते हैं आगे। इसमें अपने को बोला जा रहा है 3 अलग अलग बातों के लिए, तो एक बार पढ़ो, सोचो, दिमाग लगाओ। 4.8, 4.6 या 6, 4.6। बिल्कुल 4.8 आएगा, 6 नहीं, 4.8 आएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बना देता हूं, उसके बाद आप शुरू कर लेना। इसमें कहा गया है कि कोई एक जर्नी अपने को करनी है और आदमी इस तरीके से चलता है, पर्सन मूव सच दैट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस पूरे पाथ को 2 बराबर डिस्टेंसेस में बांट देता हूं, ये वाली फर्स्ट हाफ और ये वाली सेकेंड हाफ। तो इसका कहना है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, जिसको अपन चाहे D/2 लिख देते हैं, इसको चला जाता है 6 मीटर पर सेकेंड से। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसके लिए वो कहता है कि रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को इस प्रकार से चलते हैं कि पहले एक जो इंटरवल आप चलते हैं T टाइम का या T/2 टाइम का बोल दूं, फर्स्ट हाफ टाइम, वो मैं यहां से यहां तक का चल रहा हूं 3 मीटर पर सेकेंड से, और बाकी के हाफ टाइम T/2 में मैं चलता हूं 5 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कर पाने के लिए अपने को अब सोचना पड़ेगा कि पहले इस वाले इंटरवल को अपन क्रैक कर ले, इसका आंसर निकाल ले, उसके बाद प्रोसीड कर पाएंगे।
तो जो मैंने बाद वाला जो इंटरवल बनाया है उसका एवरेज कितना हो जाएगा बेटा? 4। कैसे? इक्वल इंटरवल v1 प्लस v2 बाई 2। तो यहां इस इंटरवल का जो एवरेज वेलोसिटी हम लिख देंगे, वो एवरेज वेलोसिटी लिख देंगे v1 प्लस v2 बाई 2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप सिंपल यू समझो कि एक लाइन ड्रॉ कर ली, उधर का रास्ता d बाई 2 जिसमें वेलोसिटी आ गई 6, और इधर का रास्ता भी d बाई 2 जिसमें वेलोसिटी कितनी आ गई 4। और अब यहां पर वापस से बराबर दूरी वाले उस कॉन्सेप्ट को यूज करके पूरे इंटरवल के लिए भी एवरेज निकाल लूंगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से, और ये हो जाएगा यहां पर ट्वाइस ऑफ 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, तो ऊपर हो जाएगा 48 बाय 10, 4.8 मीटर पर सेकेंड। चले, तो आगे हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। जैसे हमने शायद ये बात कही होगी कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हमने लिखा होगा कि एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी जो कि यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन होती है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जहां जैसी जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी दिशा में वेलोसिटी भी पाई जाएगी। तो सबसे पहली चीज हमने लिखी वेलोसिटी वेक्टर है। इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही ये एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। तो जैसे स्पीड के लिए थी दो बातें, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, बिल्कुल वैसे वेलोसिटी के लिए भी दो बातें हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज हमेशा डिफाइन होता है किसके लिए? इंटरवल के लिए। तो हमने माना कि जो इंटरवल है वो डेल्टा टी समय का इंटरवल है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देता हूं डेल्टा आर। डेल्टा आर को भी बखूबी हमने क्या लिखना सीखा है? R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी लिख दो, या चाहो तो T2 माइनस T1 लिख दो, जो भी इंटरवल है। इंस्टेंटेनियस के लिए हम कहते हैं कि जो इंटरवल है यहां पर जो टाइम है डेल्टा टी वो बहुत छोटा है, और जो टाइम बहुत छोटा है उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं dt, और ऊपर यहां पर हो जाएगा dr। तो dr बाई dt अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देता है। इन सवालों को ट्राई करो, ये लिख लो।
बताइए पहले वाले में आंसर। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी हम सबसे पहले बात करेंगे t बराबर 1 पर मुझे r1 वेक्टर मिल जाए, तो t बराबर 1 रखो, कितना हो जाएगा r1 वेक्टर? क्या कौन बोल रहा? 5 कौन बोल रहा है पहले तो ये बताओ मुझे। r1 वेक्टर निकालना है 5। अरे t की वैल्यू 1 रखो तो आएगा 2 आई कैप, t की वैल्यू 1 रखो आएगा 3 जे कैप। और कौन ऐसा करता है कि 2 आई कैप 3 जे कैप 5 हो जाता है यार? नहीं होता ऐसा बेटा, कभी नहीं होता। गोलू भी नहीं करता ऐसी गलतियां यार। t बराबर 3 पर r2 वेक्टर बोलो, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 आई कैप, और यहां पर 3 9 जे कैप। समझ रहे बात को? और यहां से अब मुझे दोनों इंस्टेंट्स पर दोनों पोजीशंस पता लग गई, और एवरेज वेलोसिटी का हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, वी एवरेज इज इक्वल टू r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। घटा दो r2 और r1 को, तो 18 आई कैप माइनस 2 आई कैप 16 आई कैप, और 9 जे कैप माइनस 3 जे कैप 6 जे कैप, डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1 3 माइनस 1 2, और काट दो कितना 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, है ना बेटा? अब इंस्टेंटेनियस अगर नीचे पूछा है तो डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका dr बाई dt करेंगे, तो dr बाई dt करने पर v इंस्टेंटेनियस जो अपने को मिलेगा, करो डिफरेंशिएशन, 4 t आई कैप प्लस 3 जे कैप, और t बराबर 4 पर बात करनी है तो यहां पर इसमें t की वैल्यू 4 रख डालो, तो हो जाएगा 16 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 22 हो गया क्या? ये कितना, क्या 19 हो गया? ऐसा 19। किया तो तूने भी कुछ कुछ ऐसा ही है। छुपा क्या रही? हाथ हटा, हाथ हटा, हट। कहां से ये 16 प्लस 3 बराबर 19 क्या लिखी है? मूर्ख। समझते हो? ये वास्तव में इंड्यूस्ड इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो किसी बैच में कोई भी ये गलती नहीं करेगा, पर कभी आपने देखा कि इसी बैच में सेम गलती 5 जने कर रहे हैं, वाइब्स मैच होती है भाई। चलो बड़े, तो आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो कंटेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने थ्योरेटिकल स्टेटमेंट और उस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझाने में मदद करता है। बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो मैटर है सबसे पहले कि वेलोसिटी कब कांस्टेंट कही जाएगी, कब वेरिएबल कही जाएगी, क्या क्या उसके प्रोसेस हो सकते हैं, किस किस एग्जाम्पल के साथ हमें बात की जा सकती है। तो सबसे पहले हमने कहा वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम जानते हैं वेक्टर मतलब उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन है। तो अगर हम यहां पर कहते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म गिवन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। अब समझना कि जैसे ही हमने कहा कि कोई एक पार्टिकल चल रहा है, उसके मोशन के साथ उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, दैट मींस 100% उस पार्टिकल के चलने का जो पाथ होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही होगा। हमने क्या बोला? डायरेक्शन कांस्टेंट, यानी उसकी चलने की दिशा बदलनी, और अगर वो बिना बदले, बिना दिशा बदले चलता रहेगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चलेगा। पर साथ में यहां पर मुझे एक और चीज कांस्टेंट चाहिए, कौन?
तो मैग्नीट्यूड भी अगर यहां पर लगातार सेम रहे, फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड से ही अगर चलता रहे, तो इस कंडीशन में आप क्या पाते हैं कि ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट की गई वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब अगर अपन कहना चाहते हैं वेलोसिटी वेरिएबल, तो तीन फैक्टर्स, तीन प्रकार से वेलोसिटी वेरिएबल क्वेश्चंस में हम देखेंगे। सबसे पहली जिसमें क्या हो, डायरेक्शन तो सेम होगी पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। यानी डायरेक्शन सेम होने का मतलब अगेन वी आर डीलिंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन पाथ, जहां मैग्नीट्यूड कभी 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 1 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर यहां पर 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो लगातार पाथ सेम है, यानी यहां मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन सेम या डायरेक्शन कांस्टेंट, पर उसका मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या कह देंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एग्जाम्पल है। जैसे जब हम वर्टिकल प्रोजेक्शन की बात करेंगे, जब हम किसी पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो पत्थर सीधा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि जो ये मोशन बताया गया है ये किस श्रेणी में आता है, किसका एग्जाम्पल है, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है या ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल के लिए फिर से पूछता हूं, बताइएगा जो यहां पर पत्थर ऊपर फेंका गया है, ये एग्जाम्पल जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है या वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। कारण जी, ग्रेविटी। ग्रेविटी, देयर इज ओनली सिंगल एक्सेलरेशन विच इज ग्रेविटी, वो यहां पर अपने को लगता दिखाया गया है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये एग्जाम्पल बन जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जाम्पल बन जाएगा। वेरिएबल वेलोसिटी का एक दूसरा एग्जाम्पल जो हम सर्कुलर मोशन में कई बार डिस्कस किए हैं, इसको हम कहते हैं कि जब हम किसी सर्कल पर कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, स्पीड हमारी यहां पर कांस्टेंट है, और हम कहते थे कि जब भी स्पीड कांस्टेंट है, अल्फा 0 है, इसी को हम कहते थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अल्फा समझ रहे हैं? स्पीड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, इस प्रकार का सर्कुलर मोशन कहलाता था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट जब वेलोसिटी के लिए बात आती है, तो वेलोसिटी के लिए क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है? ये क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कारण बताइए दोनों को। क्या आपने सर्कुलर के लिए तो कह दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर, पर वेलोसिटी के लिए आप क्या कह रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कारण बताइए। डायरेक्शन की जब मैं वेलोसिटी के लिए बात कर रहा हूं तो मेरे पास दो ही मुद्दे हैं, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। बट इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसीलिए ये यहां पर सर्कल के हिसाब से तो यूनिफॉर्म सर्कल कहलाएगा, बट वेलोसिटी के टर्म्स में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। तो अपने को यहां पर जैसे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, कहा जाएगा अ पार्टिकल कैन मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड विद वेरिएबल वेलोसिटी। हाँ या ना? ऐसा। और इसका एग्जाम्पल अगर बताना चाहें तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका सटीक एग्जाम्पल है, जिसमें हम यूनिफॉर्म स्पीड से तो मूव करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको कहते हैं, ड्यू टू डायरेक्शन चेंज। तीसरा कि अगर दोनों ही चेंज हो रहे हो, यानी यहां पर अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहला एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ या ना? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा सर्कुलर मोशन? जिसमें स्पीड भी और डायरेक्शन भी दोनों चेंज हो रहे हैं, ये उसका एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, जिसमें अपन कह सकते हैं कोई रैंडम पाथ बना लो, रैंडम पाथ जिसमें डायरेक्शन लगातार, साथ के साथ यहां मैग्नीट्यूड कभी 2 मीटर पर सेकंड है, कभी 1 मीटर पर सेकंड है, कभी 5 मीटर पर सेकंड है। इस प्रकार से हम इसको कई एग्जांपल से बता सकते हैं। ये छापिए आप।
बड़े तो आगे कुछ और बातें यहां पर है, गौर से ध्यान से सुनिएगा। इन पर हमने यहां कहा कि लास्ट क्लास में हमारी चर्चा थी कि यार अगर कोई पार्टिकल चलता है किसी पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी तक, तो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाने के कितने संभव रास्ते हो सकते हैं, तो हमने कहा अनंत संभव रास्ते हो सकते हैं। उन अनंत संभव रास्तों को अगर अपन दो कैटेगरीज में बांटे, पहली कर्व्ड पाथ, दूसरी स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उन दोनों के अंदर अपन बातों को समराइज करने का प्रयास करते हैं कि जब कर्व्ड पाथ होगा उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों को कंपेयर करो, कौन ज्यादा कौन कम। डिस्टेंस, जब मैं मुड़कर जा रहा हूं तो पाथ लेंथ ज्यादा होगी और जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है उसकी लंबाई छोटी होगी, और अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का एक जनरल रिलेशन हम बना सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगी जब मैं सीधा जा रहा हूं, और कर्व पाथ पर जा रहा हूं तो बड़ी होगी। ये एक रिलेशन यहां से बनता है। और यहां पर पूछा जाता है कुछ सवालों में कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के रेशियो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। फिर ऑप्शन होते हैं लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। तो हम बता सकते हैं कि ग्रेटर भी होती है, इक्वल भी होती है 1 के साथ। आगे बात करता हूं कि जैसे मान लेता हूं यहां हम चले या यहां हम चले, जो भी पाथ हमने, पूरे पाथ को हमने दो कैटेगरी में बांटा, स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड, और यहां से हमको ए से बी तक जाने में जो समय लगता है वो डेल्टा टी लगता है। अब ए से बी जाने में अगर डेल्टा टी समय लगता है तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को पूरी को डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी, रिलेशन सेम रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। यानी कुल मिलाकर मैंने इसी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड किया। पाथ आप बोलो जो सेलेक्ट कर ले, चाहो तो इसको मान लो। इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि मैं ए से बी जा रहा हूं, ए से बी जाने में मैंने समय कितना लिया, डेल्टा टी। आप इस नीचे वाले पर ध्यान ही मत देना, सिर्फ यहां बात कर रहा हूं कि पाथ मैंने यहां पर ये सेलेक्ट किया, ए से बी जा रहा हूं, इस पूरी प्रोसेस में समय कितना लगा, डेल्टा टी। तो मैंने कहा डिस्टेंस नापो, तो मैंने पूरा पाथ नापा, समय नापा, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड किया और यहां से निकाल दिया इसको क्या, एवरेज स्पीड। फिर मैंने यहां पर कहा, इसी बात की बात कर रहा हूं मैं, ना प्रोसेस चेंज कर रहा हूं, ना व्हीकल चेंज कर रहा हूं, ना यहां पर कोई इंटरवल वगैरह कुछ चेंज कर रहा हूं, सेम सिचुएशन है। बस इसी सिचुएशन में अब मैं काउंट करना चाहता हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अब जा तो मैं इसी रास्ते रहा हूं बेटा, इसी रास्ते जा रहा हूं, पर अगर मेजर मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है तो पाथ गया भाड़ में, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए क्या देखूंगा, इनिशियल और मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को यहां पर मेजर किया, और यहां से यहां जाने में समय कितना लग रहा है, या डेल्टा टी से कम लगेगा। डेल्टा टी तो इसके अलाउंग था ना, सीधा जा रहा हूं तो गला दबा के बाल्टी में मुंह डुबो दूंगा तुम्हारा। मैंने कहा ना मैंने व्हीकल बदला, ना मैंने प्रोसेस बदली, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट में व्हीकल इसी रास्ते जा रहा है, टाइम मान लो यहां ए से बी जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं, तो यह रास्ता भी यही है, टाइम 2 घंटे है, बस मुझे इस प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट नापना है। तो मैंने ये नहीं कहा डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए व्हीकल को सीधा यहां कुदा दूंगा झाड़ियों में। मुद्दा क्या होगा, मुझे सिर्फ पाथ अज्यूम करना है, मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं। तो इमेजिनरी लाइन जो खींच देते हैं उस लाइन का लेंथ है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, पर इस प्रोसेस में टाइम कितना ही लग रहा है, डेल्टा टी ही लग रहा है। समझे बात को। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर लेकर बता देता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, इसके अलावा यहां पर कोई लोचा रहता ही नहीं है। एक एग्जांपल है, जैसे यहां से अपने को जयपुर जाना है, बाय रोड जो सीधा बाय रोड जो रास्ता है, सीधा तो नहीं बोलना चाहिए, बाय रोड जो रास्ता है वो 240 किलोमीटर है। और अगर अपन बिल्कुल सीधे जाएं, जा नहीं सकते बिल्कुल सीधे,
बिल्कुल अगर सीधे नापे इसको, यानी टेल और हेड को मिलाकर नापे, तो वो निकल कर आएगा 190 किलोमीटर। सही बात। अब यहां पर कहा जाए, और अगर मैं जाता हूं, कार से जा रहा हूं, कार से जाता हूं तो मुझे 3 घंटे लगते हैं। मैंने 3 बातें यहां पर नोट करवाई आपको, एक तो पाथ लेंथ, एक शॉर्टेस्ट, और एक मेरी गाड़ी का टाइम। अब मैंने जब आपसे पूछा कि मुझे इस प्रोसेस में एवरेज स्पीड बताओ, तो क्या करोगे? डेटा मैंने आपको बताया, कैलकुलेट करके बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपने देखा ना, टोटल डिस्टेंस सड़क की लंबाई 240 बटे 3 घंटे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात है। अब अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, इसका एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लोगे? डिस्प्लेसमेंट 190। एवरेज वेलोसिटी किसकी बता रहे हो? कार की। कार की, कार ने समय कितना लिया? 3 घंटे ना, तो टाइम तो 3 घंटे। हाँ के ना? डिस्प्लेसमेंट अपने को ऑब्वियसली उससे कम मिलेगा, 190, 190 बटे 3। तो दोनों प्रोसेस में टाइम क्या लिया आपने? क्योंकि हमने टाइम की कैलकुलेशन किसके लिए की थी? व्हीकल के लिए की थी। दैट व्हीकल, दैट पार्टिकल विल डिसाइड कि उसको टाइम कितना लगा है। अब स्पीड के लिए बात करूंगा तो पाथ लेंथ नापकर टाइम से डिवाइड कर दूंगा, और वेलोसिटी के लिए बात करूंगा तो सीधा लेंथ नापकर टाइम से डिवाइड कर दूंगा। बात समझे? इसीलिए मैंने दोनों जगह सेम टाइम से ही डिवाइड किया है। और यहां पर ये क्या कहलाया, और ये क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बार बार ये मैग्नीट्यूड क्यों आ रहा है? कारण बताओ। क्योंकि कभी भी एक स्केलर का और वेक्टर का सीधा तुलना नहीं हो सकता है, उस वेक्टर को भी स्केलर बनाना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड लेकर, और ये साइन एग्जैक्टली ऐसा लगा रहेगा। ठीक है बात? तो इसमें भी अगर पूछा जाए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या हो सकता है, तो अगेन आंसर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। कौन बड़ा रहेगा? एवरेज स्पीड ही बड़ी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा ये बराबर हो सकती है, और इसका कुछ नहीं हो सकता। सही बात। बराबर भी कब होगी? जब वही रास्ता अब अपन नए व्हीकल के लिए, मान लो मैंने एरोप्लेन के लिए बात कर ली, मैंने कहा जयपुर से, मैं कोटा से जयपुर जाता हूं बाय एरोप्लेन, बाय एयर, और बाय एयर जो जाता हूं, तो आपको भी पता है कितना डिस्टेंस चलेंगे? 190। टाइम लगता है मान लो उस एरोप्लेन को 30 घंटे। तो जब मैं एवरेज स्पीड पूछूंगा तो बताइए क्या? 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट। तो मैंने यहां पर पूछा कि एवरेज स्पीड पूछूंगा तो बोलो एवरेज स्पीड 190 बाय हाफ एन आवर, और एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा तो भी, क्योंकि इन दैट कंडीशन दोनों चीजें सेम है, स्ट्रेट लाइन पाथ वहां पर अपने को नजर आ रहा है। तो हमेशा ये जब भी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जब भी पूछा जाए, तो ये यहां पर उस व्हीकल के लिए डिफाइन है। व्हीकल को प्रोसेस में लो, व्हीकल का टाइम टेकन निकालो, उसके आधार पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चेक करो, और फिर पता लगेगा। समझ गए बात को? ओके, आगे एक और चर्चा यहां पर रहती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जैसा कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है, तो इंस्टेंटेनियस की चर्चा ऑल्दो हम पहले कर चुके हैं। हम कहते हैं बहुत छोटे इंटरवल पे जो कुछ हो रहा है, उस छोटे से इंटरवल पर चर्चा की गई जिस वेलोसिटी की बात है, उसी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैंने बहुत लंबे सारे पाथ में से छोटा सा सेक्शन छांटा। जितना छोटा सेक्शन छांटा है, एक्चुअली इसको भी और छोटा किया जा सकता है, क्योंकि dt बहुत छोटा माना जाता है। तो मैंने जो सेक्शन लिया है, आप उस पर देखेंगे तो इस छोटे सेक्शन को आप क्या देख पाते हैं? ये कैसा है? हमेशा कोई भी छोटा सेक्शन आप ले लोगे, आपको वो छोटा सेक्शन हमेशा कैसा नजर आएगा? और जब वो छोटा सेक्शन स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, तो उसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या लिख रहा हूं? ds, और उसका डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या लिख रहा हूं? dr। वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर ही होंगे। आया ना? और अगर यहां इस चलने में समय लगता है dt, क्या लगा? dt, तो यहां लिखा जाएगा ds अपॉन dt, और यहां लिखा जाएगा dr अपॉन dt। और इसी को क्या कह देंगे? बोलो। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि ये कभी बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता, इसमें ये ds कभी ग्रेटर हो ही नहीं पाएगा। ऑलवेज ds और dr यहां क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो जो ग्रेटर का रिलेशन वहां आता था इंटरवल के लिए, एवरेज के लिए, इंस्टेंटेनियस के वो रिलेशन नहीं आएगा। यहां इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड में बराबर ही होगी किसके? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के।
आती बात समझ में? यहां कोई बड़ा छोटे बड़े वाला निशान लगा दे तो वो मुद्दा गलत है, बराबर ही होगा। यानी इसको, इससे ये भी हमें सीख मिलती है कि कभी को मैंने यहां पर वेलोसिटी निकाली किसी इंस्टेंट पर, और किसी इंस्टेंट पर मेरी वेलोसिटी आ गई 2i कैप प्लस 2j कैप, और किसी ने मुझसे पूछा कि इस इंस्टेंट पर स्पीड बताओ, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, मुझे पता है जो वेलोसिटी है वही उस इंस्टेंट पर स्पीड बन सकती है, बस क्या कर दें, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, √2² प्लस 2²। बात समझे? पर यह काम एवरेज के लिए नहीं हो सकता था, ये सिर्फ यही होगा, राइट? तो हम अंत में इसको समराइज करते एक पॉइंट लिख के कि अगर अब मान लो अपने पास अंततः स्टेटमेंट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया, तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बखूबी समझते हैं कि ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन पर चलता है बिना मुड़े, हाँ या ना, बिना मुड़े, वो भी सेम मैग्नीट्यूड से, 2 से चल रहा है तो लगातार 2 से ही चल रहा होगा। तो मैं लिख भी देता हूं नंबर यहां पर 2 मीटर पर सेकंड थ्रू आउट। तो मैं पूछूं, समझना, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, पूरे इंटरवल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 ही होगा। यानी इंस्टेंटेनियस पूछा या एवरेज पूछा, क्या बोला? 2 ही बोला, सेम ही बोला। स्पीड पूछूं या वेलोसिटी पूछूं, सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो मैंने लिखा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या इंस्टेंटेनियस स्पीड वो क्या रहेगी? सेम। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या एवरेज स्पीड वो भी क्या रहेगी? सेम। 2 है तो हर जगह 2 ही मिलेगा, चाहे एवरेज पूछूं चाहे इंस्टेंटेनियस पूछूं, डायरेक्शन सेम है। ये यहां पर फाइनली कंक्लूड कर लो। आपके सेकंड वाले स्लॉट में खत्म हो गया क्या मामला सेमीकंडक्टर का? बड़े चलते हैं, इन क्वेश्चंस को करो।
बता गोलू, पहले वाले में आंसर एवरेज स्पीड। कितनी नौटंकी करता है तू गोलचे। तो एक ही लाइन पढ़, सिर्फ फर्स्ट लाइन से हो जाएगा तेरा तो भाई। उत्कृष्ट क्वालिटी का जानवर है तू। भाई ने 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद इस साल ड्रॉप लिया और ये सब जान पाया कि सारे इंसान जानवर है। इसके अलावा बताओ बेटा, एवरेज स्पीड जिसके लिए हमें चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस। द पाथ विच वी आर फॉलोइंग इज सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाई आर। और टाइम यहां पर इस प्रोसेस में ए टू बी जाने का 2 सेकंड, राइट। आर की वैल्यू रख लेना, आपको आंसर पता लग जाएगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए जब बात करेंगे तो वी नीड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ विच इज अलोंग द डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2r अपॉन सेम टाइम 2 सेकंड। होगा दूसरा वाला। इसमें बोला है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए मैटर है। पाथ को यहां पर डिस्क्राइब किया है, बोला है बर्ड 20 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड तक नॉर्थ में उड़ लेती है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, 300 जे कैप। आया ना। उसके बाद 5 सेकंड आराम किया और फिर उसके बाद 24 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड के लिए साउथ। साउथ मतलब हमने शायद कल ये बात की थी कि जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सबको ही को कहां से ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से। तो यहां से सेकंड वाले को मैं एग्जैक्टली ओरिजिन से ही शुरू करता हूं और नीचे के लिए शुरू कर देता हूं कितना, -240 जे कैप। तो पहले मैं ऊपर यहां पर 300 जे कैप जाता हूं, फिर 240 जे कैप नीचे आ पाता हूं। तो जब एवरेज स्पीड की बात होती है तो मुझे मतलब भी नहीं है डायरेक्शन से, सिंपल कितना चला, 300 प्लस 240 कितनी देर में चला, तो पहले 15 सेकंड, 5 सेकंड का आराम भी यहां पर इंक्लूड होगा क्योंकि पूरे इंटरवल की प्रोसेस में वो इंक्लूडेड है, इन बिटवीन आ रहा है। और लास्ट में 10 सेकंड, तो कितना हो गया, 30। और इसी को हम काट पीट के सॉल्व कर लेते हैं। 540 बटे 30, 18 मीटर पर सेकंड। बट जब एवरेज वेलोसिटी की बात है तो वेलोसिटी रिक्वायर्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 300 जे कैप और उसके बाद -240 जे कैप, और इसी पूरे टाइम पूरे प्रोसेस में 30 सेकंड लगे हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 जे कैप।
ठीक है, बड़े बताइए। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 4/5। पार्टिकल जो चल रहा है इस एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। इस एक्स वाई प्लेन से हमें यह पता लगता है कि पार्टिकल ने किस पाथ को, किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया। तो ये एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग ये हो गया ओरिजिन। पार्टिकल ओरिजिन से यहां से जाता है और यहां पहुंचता है। ये कोऑर्डिनेट मुझे बता दीजिए, क्या है ये कोऑर्डिनेट? 4,3। और फिर 4,3 से इन दी एंड कहां आ जाता है पार्टिकल? 8,0। इस पूरे प्रोसेस में जितना भी समय लग रहा है वो अलग से यहां दिखा दिया 2 सेकंड। तो यहां पर पिछले कॉन्सेप्ट से अगर अपन रिलेट करते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम नहीं है। यहां क्या है, ये एक्स और वाई, ये कोऑर्डिनेट एक फ्रेम है, एक प्लेन है। उस प्लेन पर मुझे ये पाथ दिखाया गया है और इस पाथ के अकॉर्डिंग अब मुझे बात करनी है अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां से इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर कितना? 8i कैप। और इस डिस्प्लेसमेंट की मदद से मैं क्या निकाल लेता हूं? एवरेज वेलोसिटी कितनी? 8i कैप अपॉन 2 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा? 4i कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन यहां पर निकाल ले तो ये हो जाएगा 4। अब बात आती है अगर मुझे यहां पर डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है तो पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। पाथ यहां पर पहले यूं जाता है फिर यूं आता है, यानी हाइपोटेनियस, दोनों हाइपोटेनियस मेजर करने हैं। ये कितना, ये कितना, तो ये कितना, सेम टू सेम ये भी कितना, तो पाथ लेंथ कितनी? 10। तो यहां से हम डिस्टेंस जो बोलते हैं वो 10 हो जाएगी। टाइम हमारा 2 सेकंड है और एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10/2, 5। और उसी का रेशियो हमें ले देना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड 4/5। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ जाइए। मतलब आगे बढ़ जाओ, कुछ और है फिर? चला दो। ये है आगे चेंज इन वेलोसिटी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर अपन चैप्टर को टुकड़ों में बांटते हैं तो जो अभी तक अपन ने पूरा प्रोसेस पढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की है और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की बात की है। इसमें से प्राइमरी कंटेंट जो रहता है वो रहता है जो आज के लेक्चर में हमने शुरुआत के 3 क्वेश्चन किए। ठीक बात। जैसे नीट में भी आज से
एक साल पहले, इस लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर उससे क्वेश्चन पूछा गया। उसी दौर में ये समय था कि जेई एडवांस में भी वो, जेई मेंस में भी वो क्वेश्चन 2 बार अल्टरनेटिवली पूछा गया है। तो वो चीज एक प्राइमरी कैटेगरी है। उसमें भी मैंने 2 स्पेशल केसेस की बात की। मैंने कहा टाइम सेम v1 प्लस v2 प्लस v3, और मैंने कहा डिस्टेंस सेम 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये डिस्टेंस सेम वाला ज्यादा प्रीमियम रहता है। ठीक है बात, ये ध्यान रहेगा तो इफेक्टिवली अपन कर पाएंगे। और ज्यादा कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, फिर सिंपल फॉर्मूला है, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीख लेंगे। आगे मैटर है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए है क्योंकि मुझे इसके जस्ट आगे पढ़ना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की परिभाषा होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन तब समझ में आएगा जब मुझे चेंज ऑफ वेलोसिटी समझ में आएगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी में कुछ गलतियां होती है, उन पर चर्चा करते हैं। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी सिंपल, पहले तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी चेंज की बात होगी तो वेक्टर टू वेक्टर डील करेंगे ना। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है कि चेंज इन वेलोसिटी कुछ और नहीं है, बस लिखना है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, राइट। उसमें भी अगर देखना बेटा, यहां पर एक बात मैं बता देता हूं कि अगर मान लो ये इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्ट यहां पर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला है। पर इसकी भी बहुत रेयर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले पता है वो ज्यादातर सवालों में क्या बात कहेगा कि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड सेम, तो फॉर्मूला क्या होता है 2v sin थीटा बाई 2। एडिशन होता तो 2v cos थीटा बाई 2, फिलहाल सब्ट्रैक्शन है, चेंज है, इसीलिए 2v sin थीटा बाई 2 यहां पर काम आता है। इसका एग्जांपल भी जो हमने लिया है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया, रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो यहां पर है, इसमें हमें पता है कि जब भी मैं चल रहा हूं स्पीड मेरी सेम होगी, बदलेगी क्या सिर्फ। तो वही हमने यहां पर कहा कि ए पॉइंट पर मैं वी से चल रहा था, बी पॉइंट पर भी वी से चल रहा था, पर ए से बी जाने में मान लिया मैंने कितना एंगल रिवॉल्व किया, थीटा। थीटा तो पेन दियो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो ए है, यहां से मैं चलता हूं, सुनते जाना, ये इस वाले पेन पर ध्यान देना। तो ये दोनों कनेक्टेड है, इनके बीच में एंगल कितना है 90, है ना बेटा। अब मैं इसको स्काई ब्लू वाले को यहां पर घुमा रहा हूं, कितना एंगल, थीटा एंगल। तो जो मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी कितना घूमेगा, अरे दोनों कनेक्टेड है भाई, कहीं भी वो डजेंट मैटर। मैं यहां पर ध्यान दूं कि मैं इसको अगर थीटा एंगल घुमा दूंगा, तो जो इससे जुड़ी हुई चीज है ये भी कितना एंगल घूमेगी, थीटा एंगल। सही बात है। तो यही हमने यहां पर कहा कि मैं अगर रेडियस टू रेडियस यहां से यहां देखता हूं तो कितना एंगल है, पर अगर मैं यही वी इनिशियल और वी फाइनल को देखूं तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा। अरे हाँ, यानी सेंटर पर जितना एंगल मैं खुद घूमूंगा, मेरी वेलोसिटी में भी उतना ही एंगल मुझे वहां पर मुड़ता नजर आएगा। और चूंकि यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए अब चेंज इन वेलोसिटी को, डेल्टा वी को डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, 2v sin थीटा बाई 2। ठीक है, इन सवालों को कर लो फटाफट। गोलू, इस अगले वाले सवाल का जवाब तो तू बता सकता है। नहीं बताएगा, बता फिर।
हो जाएगा इसमें आंसर v, सही बात, लिख देंगे 2v, v स्पीड से जा रहे हैं, थीटा हमने घूमा एंगल है, तो साइन 60/2, साइन 60/2 साइन 30, साइन 30 1/2 और v आ जाएगा। बढ़ो जल्दी। ए से बी वाले प्रोसेस की बात करो, कितना √2v, बिल्कुल। देखो ध्यान से सुनना, दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, मैं एक बार दूसरा तरीका यहां पर सिर्फ एक पार्ट में बताना चाहूंगा कि अगर कभी को मुझे नहीं पता, इतनी सारी चीजें मुझे नहीं पता है और मुझे चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, कहां से शुरू होना है इस इंटरवल में, ए से बी तक, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा पार्टिकल यहां पर घूम रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, ए पर वेलोसिटी इस दिशा में, जिसको अपन लिख देंगे क्या, वी आई कैप। घूमते घूमते जब बी पर आएंगे तो बी पर वेलोसिटी नीचे, -v जे कैप। ए से बी में चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब आई कैप जे कैप के टर्म होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जब निकाला जाता है तो √आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, और यहां से अपने को √2v मिल जाएगा। और चूंकि मुझे पता है कि दोनों जगह यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो डायरेक्ट भी ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसको तो हम लगा ही सकते हैं 2v साइन 90/2, क्योंकि कितना एंगल यहां पर हमने घूमा है 90, साइन 90/2 45, √2 बार कट जाएगा ये, तो √2v आ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जहां तक ये फॉर्मूला पता अपन आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ए टू सी के लिए अगर मैं इसी फॉर्मूले से करूं तो ए टू सी में कितना एंगल घूमे बेटे, तो 180 का आधा 90 और साइन 90 1, तो ये हो जाएगा 2v साइन 180/2 साइन 91, ये हो जाएगा 2v। और ए टू डी सेम √2v ही हमें मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल अगर एंगल में जाता हूं, एक्चुअल एंगल देखता हूं तो 270 है, 270 का आधा 135, और साइन में 135 पर वही वैल्यू होती है जो साइन में 45 पर होती है, तो अल्टीमेटली साइन 135 को मैं साइन 45 से रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं उसी फॉर्मूले के थ्रू जाता हूं और लिखता हूं 2v साइन 270/2, और ये मैं लिख दूंगा 2v साइन 135, और इसी को मैं अगली स्टेप में ये भी लिखूंगा 2v साइन 45, और फिर लिख दूंगा √2v। भागे, अरे बताओ। इसी वेलोसिटी से रिलेटेड ये दो टर्म्स और आपके सामने आएंगी, जिसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब कभी भी दी गई वेलोसिटी टाइम के टर्म में एक फंक्शन हो, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर मुझसे पूछा गया कि उस वेलोसिटी का एवरेज अपने को टाइम फ्रेम में बताना है, तो सबसे पहले किसका एवरेज बताना है, वेलोसिटी का एवरेज बताना है, तो उस एवरेज को इस तरीके से दोनों तरफ ये ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में बताना है वो यहां लिख दिया जाता है। इसको हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी विद टाइम। जब हम किसी भी फंक्शन के एवरेज की बात करते हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स में यहां पर यह काम बनता है कि y फंक्शन अगर है और उसका एवरेज निकालना है,
जहां लिखा हो कि y इज द फंक्शन ऑफ x, और उसका जब एवरेज निकालने की बात आती है तो हम फॉर्मूला वहां पर देखते थे कि इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx, जो भी यहां पर लिमिट रहेगी x की x1 से x2 वो यहां पर आप चिपका दें तो ये x1 x2 के साथ एक फॉर्मूला, एक प्रोसेस बन जाती है। तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट अगर यहां पर करूं कि मुझे वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, वेलोसिटी यहां पर टाइम के फॉर्म में एक फंक्शन है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन v dt, परफेक्ट, फ्रॉम अपॉन इंटीग्रेशन dt अगेन फ्रॉम t1 टू t2। तो पक्के से वेलोसिटी टाइम के टर्म में एक एक्सप्रेशन जो है हम उसको यहां रखकर उसको कंप्लीट इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं और मुझे मिलेगा वेलोसिटी का टाइम फ्रेम में एवरेज। एक और मजे की बात थोड़ी सी यहां पर मैं बता देता हूं कि अगर मैं यहां पर ऊपर vdt लिख रहा हूं, ऊपर तो इंटीग्रेशन के बाद ही मेरा कुछ हल निकलेगा, पर नीचे dt का इंटीग्रेशन t2 माइनस t1 अपन लिख सकते हैं। एंड सेम थिंग वी विल फॉलो हियर फॉर वेलोसिटी जिसका एवरेज निकालना है, स्पेस, स्पेस का मतलब होता है बेटा पोजीशन, इसका मतलब है वेलोसिटी का एवरेज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और वो यहां पर कब निकलेगा, जब ये वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, एक्स का फंक्शन होगा, तभी जाकर ये गणित, ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला, ये कंडीशन अप्लाई हो पाएगी। और वापस से इसके लिए करेंगे क्या, अगेन इंटीग्रेशन v dx, बढ़िया समझदार हो, अपॉन x2 माइनस x। तुम्हें कोई बोल दे समझदार हो तो भी हंसते हो तुम यार, क्या बोले तो क्या बोले तुम्हें यार। तुरंत उन दोनों सवालों को निपटाओ। हाँ जी, पहले वाले में 6 इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से 3 के लिए, ये समझ आ रहा है, ये इंटरवल
कि टी की वैल्यू 3 से छोटी 0 से बड़ी, यानी 0 से 3 हमारा इंटरवल है। तो हम लिख सकते हैं वी एवरेज इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन T2 माइनस T1 3 माइनस 0 0 से 3 इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t 0 से 3 अपॉन 3। अपर लिमिट रखेंगे तो यहां हो जाएगा 9 प्लस 9, 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा अपॉन 3, 6 मीटर पर सेकेंड। बताओ अगले वाले में। बढ़िया, बहुत बढ़िया आया। 2 बाई पाई बस इंटीग्रेट करो सही से, और कोई बड़ा काम नहीं है। बताओ चले तो क्या हो जाएगा। मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन v मतलब cos x dx 0 से पाई बाई 2, और नीचे हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉस का इंटीग्रेशन साइन या माइनस साइन, माइनस साइन। जब कुछ नहीं याद रहे तो एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो। साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि माइनस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, जेन्युइन है। हो सकता है ये अपने को एग्जाम में और ज्यादा कंफ्यूजन आएंगे, अरे प्लस लिखो माइनस लिखो। तो छोटी बेसिक प्रोसेस फॉलो कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस को रिवर्स ले जाएंगे तो साइन ही मिलेगा। तो मैंने यहां पर ऊपर क्या लिखा बेटे, साइन एक्स 0 से पाई बाई 2, और नीचे अपने पास हो गया पाई बाई 2। अपर लिमिट रखेंगे तो साइन में पाई बाई 2 जाएगा 1, फिर माइनस लगेगा, साइन में 0 जाएगा 0, नीचे ऊपर 1 नीचे पाई बाई 2, 2 पलट के ऊपर। बड़े आगे समझना। तो चूंकि मैंने बताया कि चेंज इन वेलोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां बात होगी, एक्सेलरेशन में बात होगी। एक्सेलरेशन साधारण सी परिभाषा क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसी शब्द को मैं यहां पर फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहूं तो मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए, ए बराबर डीवी बाई डी टी, या इसी को मुझे लिखना चाहिए ए बराबर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। हम लिखेंगे कब किसको क्या लिखते हैं, बट ये है असली परिभाषा, असली मतलब यही है। यानी इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि ये एक्सेलरेशन पता तब लगेगा जब मुझे चेंज इन वेलोसिटी पता लगेगी।
तो हमने कहा कि सबसे पहले तो ये चीज जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा वी एक वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन जो होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग ना होकर चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते, समझना, एक एग्जांपल ले लेता हूं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहां ये पाथ है और मुझे इस पॉइंट पर यहां वेलोसिटी दे दी और यहां इस पॉइंट पर यहां वेलोसिटी दे दी, और कोई मुझसे पूछे कि यहां पर एक्सेलरेशन बताओ, तो मैं ये नहीं कह सकता एक्सेलरेशन इसके अलोंग है। यहां जो भी चेंज हो रहा होगा ड्यू टू दिस कर्वेचर, तो उस चेंज की कुछ डायरेक्शन होगी, उस डेल्टा वी की कुछ डायरेक्शन होगी, डेल्टा वी के साथ ए चलेगा, डेल्टा वी के साथ ए चलेगा। तो यहां डायरेक्शन के लिए हम लिख सकते हैं along change in velocity। तो मैटर यहां पर यही रहता है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन भी वेक्टर होने के कारण इसमें हर प्रकार की डायरेक्शन संभव है। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, सब पॉसिबल है। जैसे हम जब बात करेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी की, और मैं किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकूंगा, तो बॉल ऊपर जाती है और नीचे आती है, इस पूरी प्रक्रिया में हम पूछेंगे एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे कि अगर मैंने ऊपर की दिशा को पॉजिटिव सेलेक्ट किया है, तो यहां एक्सेलरेशन कौन मौजूद है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी किधर काम करेगी, नीचे, तो उस समय ग्रेविटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। सही बात है। दूसरा एग्जांपल कि अगर मैंने यहां पर कार ली, कार को मैं चलाने का प्रयास करता हूं, उस पर एक्सेलरेट कराने का प्रयास करता हूं, तो उस सिचुएशन में कार की स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ब्रेक मारूंगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, ये सब कंसीडर की गई डायरेक्शन पर निर्भर करता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं दिशा का निर्धारण खुद करता हूं, कहता हूं कि अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसीडर करूंगा। ये स्टैंडर्ड कोई नहीं है, कोई नहीं कहता, कोई बुक नहीं कहेगी कि नीचे नेगेटिव ही होता है, नहीं होता। ये अपना साइन कन्वेंशन होता है कि अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव ले लेंगे, उस हिसाब से ग्रेविटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, माइनस जी आ जाएगी। एक्सेलरेशन का और रिटार्डेशन की परिभाषा को एक बार मैं यहां पर फिर से क्लियर करता हूं, ऑल्दो शायद एनएलएम में बात की होगी लंबे समय पहले। हम बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चर्चाएं थी कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन की दिशा सेम होती है तो स्पीड बढ़ती है, उसे कहते हैं एक्सेलरेटेड बॉडी। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होते हैं तो उस कंडीशन में रिटार्ड करती है बॉडी, उसे कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का असली परिचय यही है कि वेलोसिटी के अगेंस्ट लगने वाले एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहा जाता है। वेलोसिटी की दिशा में लगने वाले एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से प्रॉपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है। कभी ये नहीं कहेंगे कि जो पॉजिटिव है वो एक्सेलरेशन है, जो नेगेटिव है वो रिटार्डेशन है ना। एक एग्जांपल के साथ में पूछता हूं कि मेरी वेलोसिटी नेगेटिव साइड है, मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड है, तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी ना कि रिटार्ड करेगी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर एक्सेलरेशन, इट विल नॉट कंसिडर्ड एज रिटार्डेशन। ऐसा होता नहीं है। तो यहां प्लस माइनस से कंफ्यूज हुए बगैर सीधा अपना डिसीजन अपन रखेंगे, राइट। तो हमने जो कहा ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अब बात वही आ गई कि ये भी दो प्रकार से होगा, एवरेज इंस्टेंटेनियस। तो जैसा कि अपन लिख ही चुके हैं, एवरेज इज डिफाइंड फॉर इंटरवल। थोड़ी सी इसकी चर्चा हो जाए तो एवरेज जब यहां पर इंटरवल के लिए डिफाइन होगा, तो इंटरवल को हम यहां पर लिख चुके हैं T2 माइनस T1। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये करना होता बेटा, वेलोसिटी का फंक्शन दिया होता है और पूछा जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी के फंक्शन में T1 रखता हूं, यहां क्या रखूंगा, मुझे क्या मिलेगा, दूसरा समय जो दिया हुआ है उस इंटरवल का वो T2 होगा। T2 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, अब मैं आराम से यहां पर क्या कर सकता हूं, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 कर सकता हूं। ये मुझे करना पड़ेगा, ये प्रोसेस मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। पर चूंकि मुझे वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है
और मैं यहां पर एक्सेलरेशन, वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करता हूं, तो मुझे v1 v2 नहीं निकालना पड़ेगा, यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सही बात है। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंडिविजुअल वैल्यूज पर नहीं बात करनी बेटे, सिर्फ डिफरेंशिएट करो, आंसर पाओ वाला सीन है। पर ये तभी हो पाएगा डिफरेंशिएशन जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, टाइम का। इसी की सेकंड बात यहां पर रहती है जिसमें यह कहा जाता है कि वेलोसिटी अगर x का फंक्शन हो और फिर भी हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो चर्चा की बात होती है कि एक्सेलरेशन को जो मैं लिखता हूं dv बाई dt, चूंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ना होकर x का फंक्शन है, यह डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए dx से ऊपर नीचे गुणा करके जुगाड़ किया जाता है। और इस जुगाड़ में यहां ये क्या मिलता है अपने को, वेलोसिटी, और ये हो जाएगा dv बाय dx। दिस विल बी द प्रोसेस जब एक्सेलरेशन निकालना होगा। कब, जब वेलोसिटी x का फंक्शन होगा। तो अपन ने ये कई बार सुना भी है कि यार वेलोसिटी x का फंक्शन है v dv बाई dx, टाइम का फंक्शन है सिंपल dv बाई dt। ऐसी चीजें अपन फॉलो करते हैं। छापिए। ऐसा है क्या, बचा हुआ है अगले वीक फर्स्ट डे। अब जो भी होगी वो मुझे क्लासेस अल्टरनेट लगेगी या कैसे लगी, शायद आप जैसा बता रहे हो। अभी सुखीजा सर का हुआ नहीं है तो शायद, या मेरी अल्टरनेट ही आएगी क्या। ऐसा बोला तो था, पर मुद्दा ये है शायद कि क्योंकि सुखीजा सर का एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा आपके नए स्लॉट में, उधर रेगुलर आएगा। और अगर फिजिक्स के 2 स्लॉट तो देख लेना, जो भी, अगर अपनी मंडे क्लास आती है तो आप प्रिपेयर हो क्या, अपना डिस्कशन अपन फ्लूइड का कर लेंगे। मंडे नहीं आती, ट्यूसडे आएगी तो ट्यूसडे डिस्कस करेंगे अपन, राइट। लिख लिया होगा, बढ़ता हूं। तो सुनिएगा, ये क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई कर लेना, सिंपल सी बात है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। मैं यहां पर इसकी चर्चा करता हूं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अच्छी सी बात हम क्या जान चुके हैं कि भाई यहां से जब हम चलते हैं, यहां भी स्पीड v, यहां भी स्पीड v, और मुझसे कहा गया कि इस a से b चलने में, इस a से b के इंटरवल में मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, तो हम समझ चुके हैं, डेल्टा v बाय डेल्टा टी। मुझे दो चीजों पर फोकस करना है, डेल्टा वी पर भी डेल्टा टी पर भी। डेल्टा वी मेरे लिए आसान मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन 3-4 स्लाइड पहले चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमने पढ़ी, और क्या लिखा, 2v साइन थीटा बाई टू। दी ओनली कंसर्न हियर इज टाइम। टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। और टाइम कैसे निकलेगा, एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब भी किसी पाथ पर स्पीड हमारी v हो, कांस्टेंट हो, और स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो फॉर्मूला लग सकता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये तब ही लगता है जब स्पीड कैसी हो बेटे, और मुझे अगर यहां से टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब आप बता सकते हैं ए से बी जाने में जो डिस्टेंस है ये आर्क लेंथ है, कितना लिखेंगे, आर थीटा। ये भी अपन ने बात की हुई है बेटे, आर थीटा आर्क लेंथ हो जाएगी और स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, वी। तो हम आ जाते हैं अपने इस एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पर। इसमें हम लिखेंगे डेल्टा वी टू वी साइन थीटा बाय 2 अपॉन टाइम आर थीटा बाय वी, वी पलट के ऊपर। अब समझना ये फॉर्मूला कैसे याद रखा जा सकता है आसानी से, देखना ध्यान से। देखो मैंने क्या किया, वी स्क्वायर बाय आर, ये 2 को नीचे ले लिया तो इधर क्या बना, साइन थीटा बाई 2 अपॉन, और ये वी स्क्वायर बाय आर जिसको हम कहा करते थे क्या, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। तो थोड़ा अरेंजमेंट और ये सब टर्म्स याद रखना आसान हो जाता है थ्रू दिस फॉर्मूला। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी थीटा खुले में आएगा रेडियन में आएगा, ठीक। इसके जस्ट अगला सवाल वो आप कर लेना, होमवर्क में हो जाएगा आराम से। तो होमवर्क मैं यहां तक का दे देता हूं आपको, मुझे ईएलपी और मॉड्यूल दोनों बता दें। नहीं लाए, कोई लाया ईएलपी मॉड्यूल, कोई भी नहीं लाया है। बोलू ईएलपी लाया बेटा, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर सकता है तू, बहुत स्कोप है, बहुत चलती है आजकल साउथ की फिल्में। चलिए ठीक है, तो ये वाला इसके जस्ट अगला वाला दोनों आप होमवर्क में कर लेना, छोटे सवाल है आराम से हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। डिस्कशन मंडे मोस्ट प्रोबेबली मुझे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मंडे ही लगेगी क्लास, तो अपन मंडे डिस्कस करेंगे।